हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। देखिए, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। फैराडे के दोनों लॉ हम स्टडी कर चुके थे और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस पढ़ी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हमने वहाँ पे देखे थे, उनकी कंडक्टेंस को हम स्टडी करते हैं। और इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अपनी दो मेन टर्म्स को स्टडी करना है। To study the conductance of electrolytic solution, first of all we have to discuss the two main terms। दो हमारे पास मेन मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है जिनको कहीं ना कहीं आपने पहले स्टडी कर रखा है, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। यस, रेजिस्टेंस वही है, फिजिक्स में आप लोग डिटेल में इसके बारे में स्टडी करते हैं, आपको ध्यान भी होगा थोड़ा बहुत। देखिए, रेजिस्टेंस क्या है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगी। आप सभी ने सुन रखा है अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जैसे ही कंडक्टर्स का नाम आता है तो आप क्या बोलते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, these are the substances which allow electric current to pass through them। कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? पास हो जाती है। वो अलाउ करते हैं अपने में से इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए। एंड इंसुलेटर्स, these are the substances, कंडक्टर्स के जस्ट अपोजिट कौन है? इंसुलेटर्स। these are the substances which do not allow, these are the substances which do not allow electric current to pass through them। और बहुत सारे सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, या वो सब्सटेंसेस अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने के लिए। उनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स तो क्या करते हैं, उनमें से तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो ही रहा है, इंसुलेटर्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। इट मीन्स इंसुलेटर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट होता होगा जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकता है। रोकने को क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्ट करना। क्या करना? रिस्ट्रिक्ट करना मतलब क्या? रोकना। तो रेजिस्टेंस यही रिस्ट्रिक्शन होता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से जो रोकता है, रिस्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं? बाधा आना। ठीक है, कि जो रिस्ट्रिक्ट करना है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से, उसे क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस उसको बोला जाता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। और आप लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं दैट रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आप क्या करते हैं? आप लोग रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है, ये तो बात हो गई यहाँ से। इंसुलेटर से आपको समझ आया कि इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, मींस उनको कुछ ऐसा उनमें प्रेजेंट है जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और इसी रिस्ट्रिक्शन को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो रही है, इट मींस द ईज विद विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। और जिस तरह से या जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है सब्सटेंसेस में, जिस भी टाइप के सब्सटेंसेस में फ्लो होता है, उस ईज को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस को वैसे तो जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी से, कुछ बुक्स में इसको कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कंडक्टेंस अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की पढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें इन दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कंडक्टेंस, क्योंकि अभी आप देखेंगे रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है, रेजिस्टेंस के इनवर्स को ही कंडक्टेंस बोला जाता है। तो क्या है रेजिस्टेंस? इट इज द रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द ईज with which electric current flows is known as the conductance। ठीक है, आइए अब इसको वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा रेजिस्टेंस को देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या थी, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं और ये किस तरह से फाइंड आउट की जाती हैं, कौन सा लॉ है जो कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। ओम्स लॉ आप लोगों ने सुन रखा है, इसके बारे में इसको स्टडी भी कर रखा है फिजिक्स में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वन रेजिस्टेंस which is represented by capital R and is calculated by using the Wheatstone bridge। Wheatstone bridge की हेल्प से हम इसको क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं। आप लोगों ने ओम्स लॉ स्टडी किया है, क्या पढ़ रखा आपने? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्योंकि हम ये जो रेजिस्टेंस को स्टडी करते हैं, हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इस केस में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V, या फिर हम लिख सकते हैं E।
ठीक है, जनरली हम इसको यहाँ पे ई से डिनोट करते हैं, ई इज इक्वल टू आई आर। कि मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर आप कुछ वोल्टेज, कुछ वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, एंड दैट वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई और कैपिटल वी। करंट फ्लो जो हो रहा है कंडक्टर में, उससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई। कैपिटल आई रिप्रेजेंट्स हियर द करंट एंड कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस। सो ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया जिसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, द वोल्टेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। और अगर इस लॉ की हेल्प से मैं रेजिस्टेंस को फाइंड करना चाहूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस इंप्लाइज माय आर विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई अपॉन आई। यही होगा। तो रेजिस्टेंस होती है ये रेशियो ऑफ किस किस का रेशियो, वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आई का मतलब द करंट प्रोड्यूस, ठीक है, और दोनों का रेशियो जो है किसके इक्वल हो जाता है, रेजिस्टेंस के इक्वल। अब साइंटिस्ट ने लॉ दिया था ओम्स लॉ, उससे हमने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया, तो यहीं से हमारे पास यूनिट भी आती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है, ये आपने देखा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, या तो आप ओम इस तरीके से लिखें या फिर ये उसके रिप्रेजेंटेशन का मेथड भी है, ठीक है। और इसके अलावा आप उसकी यूनिट उसके फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको यूनिट डिराइव करनी है तो आप उसके फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो ई क्या है यहाँ पे देखिए, ई इज वोल्टेज एंड आई इज करंट। ई क्या है, वोल्टेज है, और आई क्या है, करंट है। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली जो R है हमारे पास, जो रेजिस्टेंस है, उसकी यूनिट और क्या आ जाती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। क्या है इसकी दूसरी यूनिट, क्या है, वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी यूनिट है। और देखिए इसकी एसआई यूनिट को डिराइव करने का भी हमारे पास मेथड होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट को इजीली डिराइव कर सकते हैं। अब हमें पता चला कि रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो अगर मुझे वोल्टेज के बारे में पता है और करंट के बारे में पता है तो मैं एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की इजीली फाइंड कर सकती हूँ। देखिए वोल्टेज के बारे में आपने स्टडी कर रखा है। वोल्टेज क्या होता है, फिजिक्स में आप इन टर्म्स को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। वोल्टेज इज वर्क अपॉन चार्ज। वर्क और चार्ज के रेशियो को क्या डिफाइन करते हैं आप, वोल्टेज की तरह से डिफाइन करते हैं। और उसके बाद अगर मैं वर्क की भी बात करूं तो वर्क क्या होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मैं कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, डिस्प्लेसमेंट को एल से। एंड चार्ज यहाँ पे भी हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, Q इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ I एट T। सो चार्ज इज व्हाट, I T, ठीक है। क्या है, टाइम है और करंट, ठीक है। फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सो हियर स्मॉल m रिप्रेजेंट्स द मास एंड a एक्सेलरेशन एंड इट इज l स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, और ये करंट और t क्या है, टाइम। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, जिसको और सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। ये वोल्टेज की बात हो गई। और रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज और करंट को इस फॉर्मूले में पुट करूं तो R क्या बनेगा, वोल्टेज की जगह मैं ये लिख दूंगी लास्ट जो मुझे मिला है, क्या मिला है, m इंटू ए इंटू एल अपॉन I इंटू टी। और देखिए अपॉन में करंट भी है, तो करंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, I से। अब क्या करते हैं, आप सबकी यूनिट्स लिख देते हैं। यूनिट ऑफ R अगर मुझे फाइंड करना है तो इसकी भी तो यूनिट मुझे चाहिए ना। देखिए तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एसआई यूनिट की बात करें तो किलोग्राम है। एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन आई। देखिए दो करंट यहाँ पे गिवन है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एंड इट इज सेकेंड। अब इनको सिंप्लीफाई कीजिए जिस तरीके से कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर, और इसको मैं नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्यूब। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर एंड सेकेंड क्यूब। ये क्या है, इसकी यूनिट है। इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है।